वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंपनी अकाउंट के परिचय पर आधारित सेट नंबर 5। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 4 सेट अपलोड किया जा चुका है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इन वीडियो से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और एग्जाम से पहले इन वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक लघु कंपनी की परिभाषा के लिए किन 2 मानदंडों पर विचार किया जाता है? तो उन मानदंडों पर विचार करने की आवश्यकता होती है चुकता पूंजी और कारोबार, यानी ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सेट में मैं प्रश्न पढ़ता हूं और आंसर आपको बताता हूं ताकि जितना जल्दी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखें और एग्जाम में सही करके आ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर मिल सके एग्जाम के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने 10 वाले 100 अंशों को जब्त कर लिया जिन पर 7 रुपया मांगे गए थे और 5 रुपया का भुगतान किया गया था। इसमें से 80 अंश को 9 रुपया प्रति अंश की दर से पूर्ण प्रदत्त के रूप में फिर से जारी किया गया। पूंजी संचय में कितनी राशि हस्तांतरित की जाएगी? दोस्तों, इस वीडियो को आप सॉल्व करके आंसर लाएंगे। मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 400। हमारा अगला प्रश्न है, यह धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के साथ व्यवहार करता है उससे कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम को पढ़ और समझ लिया है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह संबंधित है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर को किस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वह शीर्षक है चालू संपत्तियां माल सूची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? तो वह विशेष प्रस्ताव है कंपनी का नाम बदलने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के पार्षद अंतर्नियम द्वारा कंपनी को दिया गया वह अधिकार जिससे वह किसी सदस्य के अवैतनिक अंशों पर अपना दावा रख सकती है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अंशों पर ग्रहणाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूची 3 के अनुसार लाभ हानि के विवरण का पहला मद क्या है? तो इसका पहला मद होता है संचालन से राजस्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, लाभांश और ब्याज के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसके बीच मुख्य अंतर है लाभांश लाभ का विनियोजन है जबकि ब्याज लाभ का एक प्रकार मतलब प्रभार। हमारा अगला प्रश्न है, जब अंशों को हमीदारों को उनकी कमीशन के बदले में जारी किया जाता है तो कौन सा खाता डेबिट किया जाता है? तो वह खाता है हमीदारी कमीशन खाता। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रविरण जो सीधे कंपनी द्वारा जारी नहीं किया जाता लेकिन एक इश्यू हाउस द्वारा जारी किया जाता है जिसके माध्यम से कंपनी अपने अंशों को बेचने का इरादा रखती है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मानित प्रविरण। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के उप विभाजन का क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव होता है अंशों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन कुल अंश पूंजी वही रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन पर हमीदारी कमीशन की दर किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह निर्गमन मूल्य का 2.5% यानी 2.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के निगमन से पहले किए गए अनुबंधों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें उत्तरदायी होता है प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से। हमारा अगला प्रश्न है,
एक निजी कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? तो इसमें न्यूनतम 2 निर्देशक होने चाहिए। 2 वार्षिक आम बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसमें अधिकतम 15 महीनों का अंतराल हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिट्ठे में दीर्घकालिक उधार को किस मुख्य शीर्षक के तहत दिखाया जाता है? तो यह दिखाया जाता है गैर चालू देनदारियों के खाते में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कंपनी के अंतर्नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो बकाया मांग पर ब्याज की दर क्या होगी? तो यह होगी 10% प्रति वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिम लाभांश की घोषणा कौन करता है? तो यह किया जाता है निदेशक मंडल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी जो दूसरी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है लेकिन वह उसकी सहायक कंपनी नहीं है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है संबंध कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है, आदत परिपक्व जमा और उस पर ब्याज को चिट्ठा में कहाँ दिखाया जाता है? तो यह दिखाया जाता है अन्य चालू देनदारियों में। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के दायित्व खंड में क्या बताया जाता है? तो इसमें बताया जाता है सदस्यों के दायित्व की सीमा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत का एक अपवाद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आप इन तीनों को एक अपवाद के रूप में जान सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा अपने अंशों के बायबैक के बाद उन अंशों का क्या किया जाता है? तो उन अंशों को उन्हें भौतिक रूप से नष्ट या रद्द कर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रस्ताव को पारित माना जाता है यदि पक्ष में डाले गए वोट डैश से अधिक हों। तो इसमें विपक्ष में डाले गए वोटों से अधिक हों, यह सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चिट्ठे में पूंजीगत कार्य प्रगति को कहाँ दिखाया जाता है? तो यह दिखाया जाता है गैर चालू संपत्तियों के तहत मूर्त संपत्ति में। हमारा अगला प्रश्न है, अंश जब्ती खाते की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति होती है यह अंश पूंजी खाते का एक हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान घोषणा के कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो यह 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के निगमन से पहले होने वाला लाभ को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? तो इसे स्थानांतरित किया जाता है पूंजी संचय में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर करती है तो प्रीमियम की राशि की व्यवस्था कहाँ से की जानी चाहिए? तो यह व्यवस्था प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित या लाभ में से की जानी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी पार्षद सीमा नियम में कितने खंड अनिवार्य होते हैं? तो इसमें टोटल 6 यानी नाम, स्थान, उद्देश्य, दायित्व, पूंजी और सब्सक्रिप्शन, ये 6 दायित्व होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के समेकन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है छोटे अंकित मूल्य के अंशों को बड़े अंकित मूल्य के अंशों में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्व प्राप्ति की आरक्षित है? तो यह आरक्षित है समान संचय। हमारा अगला प्रश्न है, एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? तो इसमें न्यूनतम निदेशक 3 होने चाहिए। अगला प्रश्न है, चिट्ठे में पर्याप्त विपत्र को किस उप शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो इसे दिखाया जाता है व्यापार प्राप्त के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग भुगतान के लिए किस प्राथमिकता क्रम में किया जाता है? तो इसे किया जाता है ऋण पत्र धारक, लेनदार, पूर्वाधिकार अंशधारक, समता अंशधारक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंपनी द्वारा
अपने पार्षद अंतर्नियमों में परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार के संकल्प की आवश्यकता होती है? तो यह होती है विशेष संकल्प की। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी की बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है? तो यह तैयार किया जाता है एक विशेष तिथि को। हमारा अगला प्रश्न है, एक पूंजी की संरचना का अनुपात क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ऋण पूंजी और समता पूंजी के बीच संबंध को। हमारा अगला प्रश्न है, अंशों के निर्गमन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कंपनी के लिए धन जुटाना। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच संबंध है AOA MOA के अधीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल 5 सेट यानी कि 200 क्वेश्चन समाप्त होता है। इन प्रश्नों से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उम्मीद है कि उन प्रश्नों को सही करके आइएगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।